हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे चैनल साइंस स्टडी 99 ग्रुप में। तो जैसा कि बच्चों आज का जो टॉपिक है हमारा हिस्ट्री का फर्स्ट बुक फर्स्ट चैप्टर ईंटें, मनकी तथा अस्थियां, हड़प्पा सभ्यता। अब इस चैप्टर का नाम बच्चों चेंज कर दिया गया। पहले शहरों की कहानी, फिर हड़प्पा पुरातत्व, और इंग्लिश में क्या कहा गया है, द स्टोरी ऑफ द फर्स्ट सिटीज कहा गया है। तो आइए बच्चों, अब हमें बेसिक से पढ़ना, बहुत ही इजी तरीके से पढ़ाऊंगा, आपको याद हो जाएगा, पूरा चैप्टर आपको समझ आ जाएगा। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, हड़प्पा सभ्यता किसे कहते हैं ये बताओ पहले तो आप। हड़प्पा सभ्यता ही नाम क्यों पड़ा? तो प्यारे बच्चों, बेसिकली अगर देखा जाए तो हड़प्पा जो सभ्यता है, हड़प्पा पाकिस्तान के एक छोटे से गांव का नाम है। और देखा जाए तो सभ्यता क्यों पड़ा कि हड़प्पा के जो निवासी थे अपनी खुद की एक संस्कृति में रहा करते थे। उनकी वेशभूषा क्या थी, कहीं ना कहीं वो दिखता था, इसलिए हम इसे सभ्यता भी कहते हैं। कहते हैं ना कहीं हम अपने गांव जब भी जाते हैं तो हम अपनी एक सभ्यता में रहते हैं। वहां का खान पान देख लो, पहनावा देख लो, कल्चरल देख लो, ये सब सभ्यता होती है। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, हड़प्पा सभ्यता पड़ा। तो ये कहानी तब की है 1826 में। एक आर्कियोलॉजिकल जिसका नाम था चार्ल्स मैसन ने देखा कि पाकिस्तान के जो लोग हैं कहीं ना कहीं हड़प्पा के खंडरों के आसपास खुदाई के दौरान ईंटें प्राप्त कर रहे हैं। ईंटें ले जाने के बाद वो अपने घरों को बना रहे, आशियाना तैयार कर रहे। चार्ल्स मैसन को ये बात समझ आ गई थी कि अगर देखा जाए तो भारत में एक विशाल काय सभ्यता है जिसका नाम था चार्ल्स मैसन। कहीं ना कहीं ये बात को अंग्रेजों के सामने जाहिर करते हैं, लेकिन इस बात को दबा दिया जाता है क्योंकि अंग्रेज कहीं ना कहीं भारत में व्यापार करने के मकसद से आए थे और अपने धर्म का प्रचार करना चाहते थे। वो चाहते थे कि भारत को लूटा जाए, व्यापार किया जाए, सबसे ज्यादा कच्चा माल यहाँ से लेकर जाते थे, डबल ट्रिपल दामों पर बेचा करते थे। उन्हें हमारे ऐतिहासिक इमारतों के बारे में कुछ भी नहीं पता था, सभ्यताओं के बारे में कुछ भी नहीं पता था। लेकिन चार्ल्स मैसन जैसे व्यक्ति को पता चल चुका था कि हो न हो यहाँ पर एक सभ्यता थी। और एक और घटना थी 1853 से 56 में। क्या हुआ कि भारत में देखा जाए तो कराची से लाहौर की तरफ रेलवे ट्रैक का निर्माण हो रहा था। वहां पे हजारों इंजीनियर वर्कर्स जुड़े हुए थे उन कामों में। उस समय अगर देखा जाए तो कनिंघम नेतृत्व कर रहे थे, उसके साथ दो भाई थे, बर्टन बंधु। बड़े पैमाने पर जब खुदाई की गई तो वहां पर ईंटें, बहुत सारी चीजें मिल रही थी, मृत भांड, मिट्टी के बर्तन, हर एक चीज पाई जा रही थी। कनिंघम को समझ आ चुका था कि यहाँ पे सभ्यता होगी कहीं ना कहीं। जॉन बर्टन भी कह रहे थे कि कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत विशालकाय सभ्यता होगी। फिर बाद में क्या हुआ, 1921 में जॉन मार्शल के नेतृत्व में क्या किया गया कि हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु नदी के किनारे बड़े पैमाने पर इसकी खुदाई की गई। जब खुदाई की गई तो हड़प्पा सभ्यता स्ट्रक्चर उभर कर आया और ये भी पता चला कि आसपास के यानी नदियों के किनारे 1400 स्थल पाए गए थे, 1400 शहर पाए गए थे। वो शहर कहीं ना कहीं आसपास के शहरों से जुड़ता था, व्यापार के संबंध स्थापित कर चुके थे। तो आइए बच्चों, हम इसे आरंभ करते हैं और बेसिक से समझते हैं। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो इस काम में इंजीनियर को अचानक हड़प्पा पूरा स्थल मिलता है जो कि आधुनिक पाकिस्तान में है। उन्होंने सोचा कि ये एक ऐसा खंडर है जहां से अच्छी ईंटें मिल जाएंगी। ये सोचकर हड़प्पा के खंडरों से हजारों ईंटें उखाड़ लिए गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइन बिछाना शुरू कर दिया और ये पूरी तरीके से सभ्यता नष्ट हो चुकी थी। उसके बाद लगभग अगर देखा जाए तो 80 साल पहले पुरातात्विदों ने इस स्थल को ढूंढ निकाला और पता चला कि ये जो खंडर है उपमहाद्वीपों के सबसे पुराने शहरों में से एक है। चूंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हो चुकी थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरा स्थलों में जो इमारत चीजें मिली है, इन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारत कहा जाता है। इन शहरों का निर्माण लगभग 47 साल पहले हो चुका था। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने आपको कुछ जुड़े तथ्य बताए हैं,
ये बयां किया गया है कि हड़प्पा सभ्यता उस समय अगर देखा जाए, आज से लगभग 47 साल पहले देखा जाए, तो ये एक सभ्यता विकसित सभ्यता थी, नगरीयकरण सभ्यता थी। यहाँ के जो लोग थे, यानी हड़प्पा के जो प्रारंभिक लोग थे, एक छोटे से गांव को विकसित करते हैं और धीरे धीरे एक नगर बना लेते हैं। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं आगे के टॉपिक के बारे में। प्यारे बच्चों, पुरातात्विक शब्द से क्या अभिप्राय है? आप क्या समझते हैं पुरातात्विक है क्या? पुरातात्विक एक इतिहासकार होता है, या आप इसे बोलिए आर्कियोलॉजिकल। इतिहासकार क्या करते हैं, क्या कौन से काम करते हैं? इतिहासकार पत्थर और ईंटों से बनी इमारतों की अवशेष या चित्र तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं और औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषण तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं बच्चों? इतिहासकार कहते हैं। क्या कहते हैं? इतिहासकार या तो पुरातात्विद कहते हैं। आपको हमेशा याद रखना कि एनसीईआरटी के बुक में ऐसे कुछ शब्द आएंगे जो कि आपको कंफ्यूज करेगा वो, लेकिन आपको समझना यह है कि पुरातात्विद का मतलब होता है इतिहासकार। प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं कि पुरा स्थल किसे कहते हैं। पुरा स्थल, पुरा का मतलब होता है पुराना और स्थल का मतलब होता है यानी एक छोटा सा स्थल। पुराने स्थलों पर अगर आप खुदाई करोगे तो कहीं ना कहीं आपको बहुत सारे अवशेष मिलेंगे। पूरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ जाते हैं। ये जमीन के ऊपर और अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन पुरा स्थलों के बारे में हम आपको अगले अध्याय में बताएंगे। देखो सिंपल सी बात यह है प्यारे बच्चों, जब हड़प्पा सभ्यता की जब बड़े पैमाने पे जब खुदाई की जाएगी, वो भी तो एक पूरा स्थल था ना, तो वहां पे बहुत सारे अवशेष मिले, इमारतें, मिट्टी के बर्तन, आभूषण, औजार, यहाँ तक कि हड़प्पा सभ्यता में अगर देखा जाए तो सिक्कों का भी चलन था। मिट्टी के सिक्के होते थे, टेराकोटा सिक्का नाम था। आप गूगल पर चेक कर सकते हैं, टेराकोटा सिक्का। प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ने जा रहे हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में। हड़प्पा सभ्यता बेसिकली पाकिस्तान के एक छोटे से गांव का नाम है। और सभ्यता क्यों पड़ा? क्योंकि हड़प्पा अपनी खुद की एक संस्कृति से जाना जाता था। हड़प्पा संस्कृति को सिंधु नदी की घाटी में फैले होने के कारण सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि ये सिंधु नदी के किनारे फैला हुआ था। अब हम बात करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। 1921 से 22 में दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी ने इसकी खोज की थी। इसके हेड इंचार्ज की बात करें तो सर जॉन मार्शल थे। और हड़प्पा सभ्यता के दो प्रमुख केंद्र हैं। रावी नदी के तट पर हड़प्पा बसा हुआ है और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर बसा हुआ है। तो प्यारे बच्चों, इस सभ्यता का जो काल निर्धारण था 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व के बीच में रखा गया था। यानी कहा जाता है कि ईसा मसीह के जन्म से पहले 2600 से लेकर 1900 ईसा पूर्व तक ये सभ्यता अस्तित्व में रही। उसके बाद इसका अंत हो गया था। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको बताता हूं कि ईसा पूर्व है क्या। ईसा मसीह के जन्म से पहले जो भी घटनाएं घटती है उसको ईसा पूर्व कहा जाता है, और ईसा मसीह के जन्म के बाद जो भी घटनाएं घटती है उसको हम क्या कहते हैं? ईसवी कहते हैं। तो यहाँ पे कुछ लिखा है कि इतिहास और तिथियां। अंग्रेजी में बीसी, हिंदी में ईसा पूर्व का तात्पर्य है बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व होता है। कभी कभी तुम तिथियों से पहले ईडी, हिंदी में ईसवी लिखा जाता था या लिखते हो, तो यह एनो डोमिन नामक दो शब्दों से मिलकर बना है। इसका तात्पर्य होता है कि ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। तो हड़प्पा सभ्यता की जानकारी के प्रमुख स्रोत क्या हैं? खुदाई के दौरान बहुत सारी चीजें मिली, इमारतें, मृतभांड, मिट्टी के बर्तन, औजार, आभूषण, मूर्तियां, मोहरे, ये कहीं ना कहीं हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत पाया गया था। ये सभ्यता वाकई में ही डेवलप्ड थी।
यहाँ के लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से अपनी सभ्यता को डेवलप कर लिया था। जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं, यहाँ पर ये सारा स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है। मृत भांड कह सकते हैं, औजार कह सकते हैं, यहाँ तक कि मूर्तियां थी, मोहरे थी, बहुत ही अच्छे तरीके से बनाते थे। उस समय कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करता था। आज के मौजूदा समय में अगर देखा जाए तो आज हमारे पास हथियार है बहुत सारे, इतने सारे हथियारों से हम बना सकते हैं। जैसे आज तुम देख ही सकते हो, उस समय कोई हथियार नहीं था। तो प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कहाँ तक हुआ है। अगर देखा जाए तो हम पहले अपने भारत के नक्शे को ले लेते हैं। दक्षिण में अहमदाबाद तक हड़प्पा सभ्यता फैला हुआ है। पश्चिम में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के सुत कांगे डोर तक फैला हुआ है। और पूरब में अगर देखा जाए तो मेरठ आलमगीरपुर तक फैला हुआ है। उत्तर में देखा जाए तो मांडा, या तो हम कह सकते हैं और ऊपर जाएंगे तो अफगानिस्तान तक ये फैला हुआ है। लगभग ये 13,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो आइए बच्चों, यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पढ़ लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कहाँ तक था। अफगानिस्तान तक ये फैला हुआ था। गुजरात, जम्मू, बलूचिस और पश्चिम उत्तर प्रदेश तक ये फैला हुआ था। इससे पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता 13,000 किलोमीटर तक फैली थी। तो प्यारे बच्चों, हड़प्पा जो सभ्यता था वो एक क्या था, नगरीयकरण सभ्यता थी। तो यहाँ देखते हैं कि यह सभ्यता एक शहरी, यानी यह सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी। इसका आकार त्रिभुजीय था। इस सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता इसका नगर नियोजन जल निकासी प्रणाली थी। यहाँ के जो मूल निवासी थे, मुख्य लोग जो थे, वो पहले घरों को बनाने से पहले नगर योजन, यानी नगर नियोजन का मतलब प्लानिंग करते थे। उसके बाद जल निकासी प्रणाली को अपनाते थे। इस सभ्यता के लोगों ने तांबे में टीन मिलाकर कांसे का निर्माण किया था, इसलिए इसे कांसे युगीन की सभ्यता भी कहा जाता है। उस समय अगर देखा जाए प्यारे बच्चे, ध्यान से सुनना, उस समय हड़प्पा सभ्यता में लोहे का आविष्कार नहीं किया गया था। उस समय लोहा था ही नहीं। उस समय क्या था, तांबा और टीन मिलाकर क्या बनाया था इन्होंने, कांसे बनाया था, इसलिए इसे कांसे युगीन की सभ्यता भी कहा जाता है। ऐसे ही मैं आपको बताऊंगा मेसोपोटामिया में भी था। कांसे युगीन की सभ्यता मेसोपोटामिया को भी कहा जाता है, क्योंकि वहां पर तांबे और टीन पाए गए थे सबसे ज्यादा। तो दोनों को मिला है तो क्या बना, कांसे युगीन की सभ्यता। अगर देखा जाए तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की जो सभ्यता थी, दोनों ही व्यापार किया करते थे। तो प्यारे बच्चों, आगे पढ़ते हैं। हड़प्पाई मोहर। आर्कियोलॉजिकल ने जब बड़े पैमाने पर जब खुदाई की थी तो उन्हें एक हड़प्पाई मोहर मिली थी। तो हड़प्पाई मोहर हड़प्पा सिंधु घाटी की सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु थी। इतनी पुरानी वस्तु थी कि जब इन्होंने देखा कि यार ये जो मोहरें मिली है, इस पर बैलों के चित्र पाए गए, लिपियां पाई गई है, वाकई में वो विचित्र हो चुके थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि भाई कितने अच्छे तरीके से इन्होंने मोहरों को बनाया था। सील खड़ी नामक पत्थर से बनाई गई थी। मोहरे तथा जानवरों के चित्र ऐसी लिपि के चिन्ह हैं जो अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सकता था। उन मोहरों को अगर देखा जाए तो बैलों के चित्र पाए गए थे, यानी विभिन्न जानवरों के चित्र पाए गए थे, लिपियां पाई गई थी जो अभी तक नहीं पढ़ा जा चुका है। हड़प्पा सभ्यता का नामकरण क्यों पड़ा बच्चों? तो हड़प्पा नामक स्थान जहां पर संस्कृति या संस्कृत पहली बार खोजी गई थी, उसी के नाम पर रख दिया गया। देखो सिंपल सी बात, हड़प्पा बेसिकली एक गांव का नाम है, ठीक है। और जैसे ही यहाँ पे इसकी जब बड़े पैमाने पे जब खुदाई की गई थी तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, हड़प्पा सभ्यता। और ये अपनी खुद की एक संस्कृति के नाम से जाना जाता है। इतिहासकार संस्कृत शब्द का इस्तेमाल क्यों करते थे? देखा जाए तो प्यारे बच्चों, सिंधु घाटी की सभ्यता को हड़प्पा संस्कृत भी कहते थे। पुरातात्विक संस्कृत शब्द का प्रयोग पुरा वस्तुओं के ऐसे समूह के लिए करते थे जो कि बहुत ज्यादा पुरानी वस्तुएं हुआ करती थी। अगर देखा जाए तो आप ध्यान से समझिए कि पूरा वस्तुओं का मतलब पुरानी वस्तुओं के ऐसे समूह के लिए करते थे कि क्योंकि हड़प्पा की खुद की एक संस्कृति उभर कर आई थी जो एक विशिष्ट शैली के होते हैं। एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र तथा कालखंड से संबंध पाए गए थे।
हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में इनमें विशिष्ट पुरा वस्तुओं में मोहरे, मनके, बाट, पत्थर के फलक और पकी हुई ईंटें शामिल है। प्यारे बच्चों, मैं आपको बेसिक तरीके से समझाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा कि हड़प्पा संस्कृत क्यों नाम पड़ा इसका। देखो, हड़प्पा के जो मूल निवासी थे, हड़प्पा के जो लोग थे, अपनी खुद की एक संस्कृति में रहते थे। कहने का मतलब कि वहाँ पे खान पान का तरीका क्या था, ठीक है। और वहाँ पे अगर देखा जाए तो पुरानी वस्तुएं पाई गई थी बहुत ज़्यादा, जैसे मिट्टी के बर्तन, औजार, आभूषण, बहुत सारी पुरानी वस्तुएं पाई गई थी। इसलिए हड़प्पा का एक संस्कृत के नाम से भी जाना जाता है। हड़प्पा की खुद की एक संस्कृति थी। जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं कि हड़प्पा से बहुत सारी चीजें ली गई है। मृत भांड, मिट्टी के बर्तन वगैरह मन के निर्माण करते थे, पत्थर के फलक बनाते थे, पक्की हुई ईंटें शामिल थी। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हड़प्पा संस्कृति को दर्शाती थी। प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं कि आरंभ में हड़प्पा सभ्यता किस तरीके से बसता है। इस क्षेत्र में विकसित हड़प्पा से पहले भी कई संस्कृतियां अस्तित्व में आई थी। ये संस्कृति अपनी विशिष्ट मृतभांड शैली से संबंधित थी। मृतभांड का मतलब क्या होता है? मृतभांड का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? तो मिट्टी के बर्तन होते थे तथा इनके संदर्भ में हमें कृषि, पशुपालन तथा कुछ शिल्पकारी के साक्ष्य भी मिलते हैं। ये बस्तियां आमतौर पर बहुत ज्यादा छोटी हुआ करती थी और बाद में अगर देखा जाए तो इनमें बड़े आकार की संरचना ना के बराबर थी। कुछ स्थलों पर बड़े पैमाने पर इलाकों में जलाए जाने के संकेतों से तथा कुछ अन्य स्थलों के त्याग दिए जाने से ऐसा प्रतीत होता कि पहले का जो सभ्यता था ये नष्ट हो चुका है, कि आरंभिक हड़प्पा और हड़प्पा सभ्यता के बीच का जो काल था वो क्रम भंग हो चुका था। तो कहना ये है कि हड़प्पा के जो आरंभिक जो लोग थे, पहले एक छोटे से गांव में रहते हैं, धीरे धीरे अपनी एक संस्कृति से जाने जाते हैं और आरंभिक हड़प्पा सभ्यता बहुत ही अच्छी सभ्यता मानी जाती थी। बाद में बीच में इनका काल जो था क्रम भंग हो चुका था। प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं कि हड़प्पा के जो लोग थे वो निर्वाह करने के कौन कौन से उनके पास तरीके थे। हड़प्पा के लोग कई प्रकार के पेड़ पौधे तथा जानवरों से भोजन प्राप्त किया करते थे तथा मछली उनका मुख्य आहार था। उनके अनाजों में गेहूं, जौ, दाल, सफेद चना तथा तिल भी शामिल था। इन अनाजों के दाने कई हड़प्पा के स्थलों से प्राप्त हुए हैं। पुरातात्विक द्वारा खोजी गई जले अनाज के दाने तथा बीजों की जानकारी प्राप्त कर चुके हैं, जिनसे पता चलता है कि हड़प्पा के जो लोग थे कहीं ना कहीं खेती बाड़ी करना जानते थे। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको ये क्लियर करता हूँ कि जो हड़प्पा के जो लोग थे वो निवासी थे। हड़प्पा के जो लोग थे वो कहीं ना कहीं निर्वाह करने के तरीके भी उनके पास बहुत अच्छे थे। वो कभी कभार क्या करते थे, पेड़ पौधों से भोजन भी प्राप्त करते थे या तो जानवरों से भी भोजन प्राप्त कर लेते थे। और यहाँ तक कि पता चला कि हड़प्पा के जो निवासी थे जो खेती बाड़ी भी करना जानते थे। हड़प्पा के स्थलों से प्राप्त अनाज के दानों में गेहूं, जौ, दाल, सफेद चना, तिल भी शामिल है। बाजरे की जो दाने हैं वो गुजरात के स्थलों से प्राप्त हुए हैं, लेकिन चावल के दाने अपेक्षाकृत कम पाए गए हैं। वे जिन जानवरों से भोजन प्राप्त करते थे इनमें भेड़, बकरी तथा सूअर शामिल थे। इस सभी जानवर अगर देखा जाए तो ये सभी जानवर क्या थे, पालतू थे। तो इससे अनुमान लगाया जा सकता था कि कहीं ना कहीं हड़प्पा के जो मूल निवासी थे वो पशुपालन का भी कार्य करते थे। भेड़, बकरी, भैंस, सूअर भी पालते थे। हिरण तथा घड़ियाल की हड्डियां भी मिली है। इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं हड़प्पा के जो लोग थे घड़ियाल और हिरण का भी शिकार करते थे। इससे अनुमान लगाया गया है कि हड़प्पा निवासी इनका मांस खाते थे, परंतु ये पता नहीं चल पाया है कि इन जानवरों का शिकार वे स्वयं करते थे या आखेटक द्वारा करवाते थे अथवा उनका मांस अन्य शिकारी समुदाय से भी प्राप्त करते थे। कुछ पक्षियों के भी मांस मिले हैं या अंडे मिले हैं जिनको वो खाते थे।
तो इससे ये पता चलता था कि हड़प्पा के जो लोग थे वो अलग अलग तरीके से निर्वाह किया करते थे। प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत कृषि प्रौद्योगिकी का वर्णन कैसे हुआ। यानी प्रौद्योगिकी का मतलब कि टेक्नोलॉजी, उनके पास कौन कौन से हथियार थे, कैसे वो खेती बाड़ी किया करते थे, उनके बारे में हमें पढ़ना है। तो पहले हम बात करते हैं कि हड़प्पा के जो लोग थे बैलों का प्रयोग, यहाँ पे बताया जाता है कि हड़प्पा के जो लोग थे वो बैलों का प्रयोग अपने खेत जोतने के लिए किया करते थे। तो बैलों का प्रयोग मोहरों के लेखांकन तथा मृण मूर्तियों के आधार पर लगता है कि उनको वृषभ की जानकारी थी और कृषि के लिए वो बैलों का भी प्रयोग करते थे। हल का प्रयोग चोलिस्तान और बनावली जो कि हरियाणा में मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप के आधार पर पता चलता है कि हड़प्पा के जो लोग थे वो खेती बाड़ी करना जानते थे, कि वे लोग हल का भी प्रयोग करते थे। अब हमें पता चल रहा है कि कालीबंगन यानी राजस्थान में जुते हुए खेतों के भी साक्ष्य मिले हैं। तो इससे ये पता चल रहा है कि हड़प्पा के जो लोग थे वो कहीं ना कहीं खेती बाड़ी पर भी बहुत ज्यादा ध्यान दिया करते थे। दो फसलें वो उगाते थे। कालीबंगन में खेत में हल की रेखाएं समकोण और एक दूसरे को काटती है। इससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि ये एक साथ दो फसलों को भी उगाते थे। जैसे समकोण का मतलब प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं 90 डिग्री वाला, जो 90 डिग्री का मतलब जैसे ये सीधा लकीर खींचकर और इधर की तरफ आना। तो इस तरीके से ये फसलों को उगाया करते थे। प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं कि हड़प्पा के जो लोग थे वो सिंचाई किस प्रकार से किया करते थे। नहरों से वो पानी लिया करते थे, अपने खेतों तक वो पानी को पहुंचाया करते थे। अफगानिस्तान में सुरतीखई नामक, यानी देखो सुरतीखई एक छोटा सा क्या है, यानी कह सकते गांव है या नगर है, नामक स्थान कह सकते हैं। हड़प्पा स्थल से नहरों के कुछ अवशेष मिले। कहाँ मिले? सुरतीखई में। परंतु पंजाब और सिंध में कई प्रमाण प्राप्त नहीं हुआ है। ऐसा संभव है कि प्राचीन जो नहरें थी बहुत पहले गाद से भर गई थी, मलबे से यानी गाद से भर चुकी थी। ऐसा भी हो सकता है कि कुओं से प्राप्त पानी का प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता था। देखो सिंपल सी बात बताई गई है कि हड़प्पा के जो लोग थे अपने आसपास के दायरे में जैसे पोखर, तालाब, नहरों का भी निर्माण कर लेते थे। खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए अनेक विधियां हुआ करती थी उनके पास। कुएं हुआ करते थे, कुओं से पानी निकालते थे, फिर अपने खेतों तक पानी पहुंचाया करते थे। इसके अंतर्गत अगर देखा जाए तो धोलावीरा यानी गुजरात में है मिले जलाशयों का एक क्या है संभव कृषि के लिए जल संचय हेतु किया गया है। एक बहुत बड़ा जलाशय पाया गया वहां पे। वो जो जलाशय है वो कृषि के लिए यानी देखा जाए तो खेती बाड़ी के कामों के लिए इस्तेमाल में लाया जाता था। यानी यहाँ पे बताया जा रहा है कि खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए हमें जलाशयों का भी इस्तेमाल करना पड़ता था। यह अनुमान लगाया जाता है कि अर्ध शुष्क क्षेत्रों के कारण सिंचाई नहरें, कुएं, जलाशय से की जाती थी। और बाद में पता चला कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे लकड़ी के हथों से बनाए गए पत्थर के फलक का प्रयोग करके अपनी फसलों की भी कटाई करते थे। तो कहीं ना कहीं आपको पता चल गया होगा कि हड़प्पा के जो लोग थे वो सिंचाई किस प्रकार से करते थे। तो आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, बात करते हैं मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। इस सभ्यता का सबसे अनूठा अगर पहलू देखा जाए तो शहरी केंद्र का विकास था। अगर मैं आपसे कहूं कि सबसे पहला खोजा गया स्थल कौन सा था तो आपको याद रखना है कि सबसे खोजा गया स्थल था हड़प्पा सभ्यता, जो कि रावी नदी के तट पर बसा हुआ था। लेकिन सबसे प्रसिद्ध पूरा स्थल कौन सा, सबसे ज्यादा प्रसिद्ध मोहनजोदड़ो था। क्यों था भाई? क्योंकि ये सिंधु नदी के तट पर बसा हुआ था और यहाँ पर देखा जाए तो अनेकों व्यापारी लोग मोहनजोदड़ो में आया करते थे, व्यापार किया करते थे। हड़प्पा संस्कृति के दो महत्वपूर्ण केंद्र हड़प्पा और मोहनजोदड़ो थे। बस्तियां अगर देखा जाए तो दो भागों में इसे डिवाइड किया गया था। मोहनजोदड़ो की बात कर रहे हैं बच्चों, यह एक नियोजित शहरी केंद्र था। नियोजित शहरी केंद्र का मतलब क्या होता है? यानी ये एक प्लानिंग करते थे, अपने शहर को बसाने से पहले
पहले ये क्या करते थे, एक प्लान बनाते थे, उसके बाद वो स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते थे। ये भवनों के निर्माण से पहले इसका पूरा क्या करते थे, नियोजन किया जाता था। पहले वो भवनों का निर्माण करने से पहले क्या करते थे, यानी एक प्लानिंग करते थे कि घर कहाँ बनाना है, ठीक है, वॉशरूम कहाँ बनाना है, सड़कें कैसे बनानी है, गलियाँ कैसी बनानी है, बहुत सारे स्ट्रक्चर को ये पहले समझते थे, उसके बाद ये स्ट्रक्चर को फॉलो करते थे, फिर जाके अपना घर बनाते थे। तो आइए बच्चों, यहाँ पे हम बात करते हैं कि नियोजित शहरी केंद्र का मतलब क्या है। पश्चिमी टीला बहुत ज़्यादा अधिक ऊंचाई में था, जिसको दुर्ग कहा जाता था। अगर देखा जाए तो पूर्वी जो टीला था, कम ऊंचाई यानी निचला शहर में मोहनजोदड़ो की जो बस्तियां थी उसको दो भागों में डिवाइड किया गया था। पूर्वी जो टीला था उसको कम ऊंचाई पर बसाया गया था, जिसका नाम था निचला शहर, और पश्चिमी जो टीला था इसको दुर्ग का नाम दिया गया, और इसे पुरोहित वर्ग समाज के साथ जोड़ा गया था। और पूर्वी टीला यानी निचले शहर में अगर देखा जाए तो व्यापारी, नागरिक, सैनिक और शिल्पकृत वर्ग भी शामिल थे। अब आपको मैं क्लियर कर देता हूँ कि दुर्ग में राजा महाराजा रहा करते थे, पुरोहित वर्ग रहा करते थे, और कहीं ना कहीं ये अपना शासन पद्धति को भी चलाया करते थे। शासन के दौरान ये देखा जाता था कि निचले शहर की देख रेख भी इन्हीं के हाथों में थी। अपवाद कुछ है कि धोलावीरा जहां नगर का एक 3 भागों में एक दुर्ग नगर और मध्य नगर और क्या है यहाँ पे निचला नगर विभक्त करने का उल्लेख मिलता है। यानी धोलावीरा में भी 3 नगरें पाए गए हैं, एक दुर्ग है और एक मध्य नगर है और दूसरा क्या है, निचला नगर पाया गया। चहुंदड़ों में यहाँ बताया जाता है एकमात्र एक ऐसा नगर है जो दुर्गीकृत नहीं था, दुर्गीकृत नहीं पाया गया है। तो प्यारे बच्चों, अब हमें समझना ये है कि दुर्ग किला क्यों बनाया गया था। ये एक छोटा लेकिन ऊंचाई पर बनाया गया था। दुर्ग ऊंचे इसलिए थे क्योंकि यहाँ पर बनी संरचना कच्ची ईंटों के चबूतरों पर बनी थी। पहले क्या हुआ कि इन्होंने एक चबूतरा बनाया, चबूतरा बनाने के बाद ध्यान रहे ये इन्होंने कच्ची ईंटों के चबूतरे बनाए थे, उसके बाद अपने किलों का निर्माण किया था। दुर्ग को 4 दीवारियों से घेर दिया और यह दीवार इसे निचले शहर से अलग करता था। मैंने अभी जस्ट बताया था कि दुर्ग में यहाँ पे राजा महाराजा का भी शासन हुआ करता था, तो यहाँ पे मूर्तियां भी पाई गई थी, तो इससे ये पता चलता था कि पुरोहित का भी शासन था और अनुमान लगाया जा सकता है कि राजा महाराजा का एक शासन था। दुर्ग पर बनी संरचनाओं का प्रयोग संभवतः विशिष्ट कार्यों के लिए किया जाता था। विशिष्ट कार्य का मतलब क्या होता है, जैसे कि एक खास कार्य करने के लिए होता था, सार्वजनिक परियोजनाओं के लिए भी किया जाता था। तो प्यारे बच्चों, हड़प्पा सभ्यता के माल गोदाम के बारे में हम पढ़ेंगे। तो माल गोदाम क्यों हुआ करते थे? जब फसलों की जब अत्यधिक कटाई हो जाती थी तो अनाजों को माल गोदाम में रखा जाता था, और माल गोदाम का जो निचला जो हिस्सा था ना, वो ईंटों से बनाया गया था, और इसके साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता में मिलते हैं। इसका जो ऊपरी जो हिस्सा था वो नष्ट हो चुका था। क्यों? क्योंकि ये लकड़ी से बना हुआ था। और अब हम बात करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार था। विशाल स्नानागार यह आंगन में एक बना एक क्या है, आयताकार जलाशय था। जैसा कि आज के मौजूदा समय में हम देख सकते हैं कि स्विमिंग पूल आपने देखा होगा। स्विमिंग पूल में अगर आप नीचे उतरेंगे तो सीढ़ियां भी बनी होती है, तो आप सीढ़ियों के माध्यम से स्विमिंग पूल में जा सकते हैं। तो जलाशय तक जाने के लिए इसमें सीढ़ियां भी बनी थी, और जलाशय से पानी एक बड़े नाले के द्वारा बहा दिया जाता था। कई बार क्या होता है बच्चों, आपने देखा होगा या स्विमिंग पूल में आप गए होंगे कि कई बार पानी में हम नहाते हैं स्विमिंग पूल में, तो पानी गंदा हो जाता है, तो उस पानी को ना नाले में बहा दिया जाता है, उसके बाद वो पानी को फिर से भर देता। निचला शहर दुर्ग के मुकाबले अधिक बड़ा क्षेत्र में बसाया गया था। बड़े पैमाने पर निचले शहर को बसाया गया था। निचले शहर को दीवार से भी घेरा गया था। जैसे दुर्ग को 4 दीवारियों से घेरा गया था, वैसे ही निचले शहर को भी 4 दीवारियों से घेरा गया था। यहाँ भी कई भवनों को ऊंचे चबूतरों पर, यानी यहाँ भी कई भवनों को ऊंचे चबूतरों पर बनाया गया था। ये चबूतरे नींव का भी कार्य करते थे। इतने बड़े क्षेत्र में, अगर देखा जाए इतने बड़े भूभाग के क्षेत्रों में भवनों का जो निर्माण में बहुत बड़े पैमाने पर श्रम की भी आवश्यकता होती थी। जल निकासी जो प्रणाली थी, हड़प्पा सभ्यता की अनूठी विशेषताओं में जल निकासी प्रणाली अद्भुत थी।
हड़प्पा शहरों में नियोजन के साथ साथ जल निकास की जो व्यवस्था थी बहुत अच्छी पाई गई थी। सड़कों और गलियों सड़कों और गलियों को लगभग ग्रिड पद्धति में बनाया गया था। यह एक समकोण पर काटती थी। प्यारे बच्चों, ऐसे समझो आप यहाँ पे, जैसे ये छोटे छोटे यहाँ पे घर है, ठीक है ना प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर बीच में क्या है, एक बहुत बड़ी रोड है और यहाँ पर भी छोटे छोटे घर बनाए गए हैं। तो इस तरीके से घरों के साथ क्या हुआ करती थी, छोटी छोटी नालियां भी हुआ करती थी और ये जो नालियां होती थी घर के नालियों के साथ जुड़ी होती थी और घर का सारा गंदा पानी बाहर की नालियों में निकल जाता था। और ये जो सड़कें थी ये ग्रिड पद्धति, एक लेफ्ट की तरफ होती थी और दूसरी राइट की तरफ होती थी, यानी चारों दिशाओं में भी रोड हुआ करते थे। और ये 90 डिग्री समकोण यानी 90 डिग्री कोण को भी स्थापित करती थी। यह एक दूसरे को समकोण पर भी काटती थी। प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपको देखना है कि ये जो घर होता था ये नालियों के साथ तो जुड़े रहते थे, लेकिन अगर देखा जाए इनका जो मेन गेट होता था, मेन गेट सड़कों की तरफ नहीं होता था, ये इधर के यानी छोटे छोटे गलियारों की तरफ खोल दिया जाता था। क्यों? क्योंकि जो उनके जो बच्चे होते थे वो कहीं ना कहीं बड़े सड़कों के सामने आएंगे तो कहीं ना कहीं दुर्घटना भी हो सकती थी, इसलिए वो छोटे छोटे गलियों की तरफ ही क्या करते थे, अपने मेन गेट को खोल देते थे। तो आगे देखते हैं, इसमें हड़प्पाई भवनों को देखकर ऐसा पता लगता है कि पहले यहाँ नालियां के साथ साथ गलियों का भी निर्माण हुआ करता था। उसके बाद गलियों के अगल बगल क्या हुआ करते थे, मकान हुआ करते थे और प्रत्येक घर गंदा पानी इन नालियों के जरिए बाहर चला जाता था, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नालियां वगैरह है, तो इन इमेजों को आप देखकर समझ सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब हमें मोहनजोदड़ो के गृह स्थापत्य के बारे में पढ़ना है। मोहनजोदड़ो के निचले शहर में आवासीय भवनें हैं, बहुत छोटे छोटे घर वहां बनाए गए हैं। यहाँ के आवासों में एक क्या है, आंगन होता है और उसके चारों ओर कमरे बने होते हैं। आंगन अगर देखा जाए तो खाना बनाने तथा सूत काटने के कामों में सबसे ज्यादा प्रयोग में लाया जाता था। भूतल पर बनी दीवारों में खिड़कियां नहीं होती थी, जो जमीनी सतह पर जो दीवारें बनी होती थी उसमें क्या नहीं पाई जाती थी, खिड़कियां नहीं पाई जाती थी। और ये प्राइवेसी का सबसे ज्यादा ध्यान रखते थे। जैसे मान लीजिए प्यारे बच्चों, ये क्या है, एक घर है, ठीक है ना प्यारे बच्चों, और यहाँ पे बीच में क्या है, एक छोटा सा आंगन है और यहाँ पे छोटे छोटे घर हैं, जैसे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे घर है और अगर यहाँ देखा जाए तो जैसे बाहर निकलने का एक रास्ता होता है, ताकि प्राइवेसी का सबसे ज्यादा ध्यान रखते थे। तो मुख्य द्वार से कोई घर के अंदर या आंगन की ओर नहीं देख सकता था, यानी कोई भी व्यक्ति है अगर घर में जाना चाहता है तो यहाँ पे सामने एक बड़ी सी दीवार होती थी और वो उनके कामों को नहीं देख सकता था। अगर वो जाना चाहता है तो अंदर आवाज दे सकता है, कहने का मतलब आज के मौजूदा समय में भी ऐसा ही होता है। तो हर घर में अपना एक क्या है, स्नाना घर होता है। आपको पता है कि आप अपने गांव में चले जाओ तो हर घर में क्या पाया जाता है, एक स्नाना घर होता है जिसमें ईंटों का फर्श भी होता है। सेम एज इट इज आज भी गांव में हमारे जैसे जैसे गांव में हमने देखा है अपने घरों में स्नाना घर जैसे है, ऐसे हड़प्पा सभ्यता में भी पाए गए थे। स्नाना घर का पानी क्या है, नाली के जरिए सड़क वाली नाली पर बाहर बहा दिया जाता था। अब समझो ना कि घर की जो नालियां होती थी, यानी कहने का मतलब सारा घर का जो गंदा पानी होता था बाहर की नालियों में गिरा दिया जाता था। कुछ घरों में छत पर जाने के लिए सीढ़ियां भी बनाई गई थी और कई घरों में तो कुएं भी मिले हैं। अब बड़ा सा देखो, जैसे गांव है, आप लोगों के गांव में अगर अक्सर देखा होगा अपने घरों में, तो जैसे कि बीच में ये आंगन होता है और पीछे की तरफ छोटे मोटे, जैसे इधर की तरफ एक छोटा सा कुआं भी होता है, फिर रसोई घर भी होता है, फिर वॉशरूम जैसी व्यवस्था भी पाई जाती है। तो सेम एज इट इज जो आज के गांव में है वैसे आज से 47 साल पहले भी हुआ करते थे। कुएं एक ऐसे कमरे में बनाए जाते थे जिससे बाहर से आने वाला लोग यानी आने वाला व्यक्ति भी पानी पी सकेगा, लेकिन हमारी क्या प्राइवेसी को देखते हुए वो अपने कामों को कर सकेगा, यानी हमारे प्राइवेसी को वो नहीं देख सकता। अगर उस व्यक्ति को प्यास लगा है तो वो हमारे घर में यानी पानी आकर पी सकता और वापस जा सकता है।
राहगीर का यही कार्य होता है, जिससे बाहर से आने वाला व्यक्ति भी पानी पी सकता है। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि मोहनजोदड़ो में 700 कुएं पाए गए। कितने बच्चों? 700 कुएं पाए गए हैं, तो आपको याद रखना है। तो प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल। हड़प्पा सभ्यता के कुछ स्थल वर्तमान में पाकिस्तान में है, बाकी हमारे भारत में। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि 700 कुछ छोटे जो स्थल है वो शायद पाकिस्तान में, 1400 स्थल जो है हमारे वो भारत में पाए गए हैं। जैसे नागेश्वर जो कि गुजरात, बालाकोट कहाँ है? पाकिस्तान में है। ये कुछ प्रमुख स्थल है बच्चों। स्थल का मतलब हम कह सकते हैं एक शहर, छोटा सा नगर कह सकते हैं। चहुंदड़ो जो कि पाकिस्तान में, कोट दीजी पाकिस्तान में है, धोलावीरा कहाँ है? गुजरात में है, लोथल गुजरात में। लोथल हमेशा याद रखना कि हड़प्पा सभ्यता या मोहनजोदड़ो ये व्यापार का एक बहुत बड़ा बंदरगाह का केंद्र माना जाता था। कई ऐसी सभ्यता के लोग हमेशा कहाँ आते थे? लोथल बंदरगाह पर आते थे व्यापार करने के लिए। कालीबंगन कहाँ पे है? राजस्थान में है। और बनावली कहाँ है? हरियाणा में। और राखी घड़ी कहाँ है? हरियाणा में। तो ये कुछ हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल थे, जो कि बाहर के व्यक्ति जो कि हमारे ही स्थल पर आया करते थे, व्यापार किया करते थे, फिर अपने सभ्यता में चले जाते थे। तो प्यारे बच्चों, अब हमें पढ़ना है कि हड़प्पाई समाज की भिन्नताओं के बारे में जानना है। अवलोकन करते हैं। यहाँ पे बताया जाता था कि हड़प्पा के जो निवासी थे, जब उनका देहांत हो जाता था तो उनको के साथ साथ कौन कौन सी वस्तुएं रखी जाती थी, और ये दफनानों में ही विश्वास क्यों रखते थे। तो हड़प्पा स्थलों से मिले समाधानों में आमतौर पर मृतकों को गर्तों में दफनाया जाता था। कभी कभी सावधानों को गर्तों की जब बनावट होती थी, जो कब्रगाह होता था, एक दूसरे से अलग होती थी। कुछ स्थलों पर गर्तों की सतहों पर ईंटों की चिनाई की जाती थी, यानी उसके ऊपर ईंटें भी रख दी जाती थी, जैसे कि उनका नाम उसके ऊपर लिख दिया जाता था। क्या ये विधियां सामाजिक भिन्नताओं की ओर इशारा करती है? बिल्कुल जी। कहना कठिन है, कुछ कब्रों में मृतभांड तथा आभूषण मिले हैं जो एक ऐसी मान्यता की ओर इशारा करता है जिनके अनुसार वस्तुओं का मरणोपरांत प्रयोग किया जा सकता था। पुरुषों और महिलाओं दोनों के सावधानों के आभूषण मिले हैं। तो यहाँ पे ये बताया जाता है कि हड़प्पा के जो मूल निवासी थे, जब उनका देहांत हो जाता है तो उनके साथ बहुमूल्य वस्तुएं रखी जाती थी, और ये दफनानों में ही विश्वास रखते थे। अब बहुमूल्य जो वस्तुएं थी, जो उन्होंने अपनी लाइफ में इस्तेमाल किया था, उसका कोई वस्तु दूसरा कोई व्यक्ति इस्तेमाल नहीं कर सकता था, इसलिए कुछ ऐसी वस्तुओं को उनके कब्रगाह में रख दिए जाते थे। उन्नीस सौ 80 के दशक में मध्य में हड़प्पा के कब्रिस्तान में हुए उत्खननों में एक क्या है? पुरुष की खोपड़ी तथा शंख के 3 छल्ले, जैस्पर एक प्रकार का उपरतन के मनके तथा सैकड़ों की संख्या में सूक्ष्म मनकों से बना एक आभूषण भी मिला है। कहीं कहीं पर मृतकों को तांबे के दर्पणों के साथ भी दफनाया जाता था। अब बात को यहाँ पे समझा जाए कि जो महिलाएं होती थी या पुरुष होता था, अपने दर्पणों का इस्तेमाल वो करते थे। तो कहीं ना कहीं जब वो बहुत सारी चीज़ों का खुद इस्तेमाल करते थे तो उनकी वस्तुओं को भी उन्हीं के साथ दफना दिया जाता था। परंतु कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी का मृतकों के साथ बहुमूल्य वस्तुएं दफनाने में वो विश्वास नहीं रखते थे। सिंपल सी बात बताई गई कि जो हड़प्पा निवासी के जो लोग थे, जो वस्तुओं का उन्होंने सबसे ज्यादा उपयोग किया था, उन्हीं वस्तुओं को उन्होंने दफनाया था। तो प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं विलासियत की वस्तुओं की खोज सामाजिक भिन्नता को पहचानने की एक अन्य विधि है। ऐसी पुरावस्तुओं का अध्ययन जिन्हें पुरातात्विक मोटे तौर पर उपयोगी या विलास की वस्तुओं के वर्गीकृत करते हैं। यहाँ पे बताया जाता है कि हड़प्पा के जो मूल निवासी थे, उन्होंने कौन कौन सी वस्तुओं का इस्तेमाल किया था,
अपनी सामाजिक भिन्नता को पहचानने के लिए, यानी यहाँ पे एक बताया जा रहा है इस चीज को। तो पहले वर्ग में रोजमर्रा के उपयोग की वस्तुएं सम्मिलित है, जो कि पत्थर और मिट्टी जैसे सामान्य पदार्थों से आसानी से बनाया जा सकता था। इनमें जैसे कि चक्कियां पाई गई है कि हड़प्पा वासी चक्कियों का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते थे, और मृत भांड, मिट्टी के बर्तन और सुई, झावा आदि इसमें सब कुछ शामिल आदि इसमें शामिल है। ये वस्तुएं सामान्य रूप से बस्तियों में सर्व पाई गई थी। और सबसे पहले अगर देखा जाए तो ये सारी चीजें छोटी मोटी जो वस्तुएं थी ये छोटी छोटी बस्तियों में पाई गई थी, और ये कहीं ना कहीं रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल की जाने वाली वस्तुएं थी। पुरातत्वविद उन वस्तुओं को कीमती मानते थे। क्या मानते थे? बहुत ज्यादा कीमती, जो दुर्लभ हो अथवा महंगी हो, स्थानीय स्तर पर क्या है, अनुपलब्ध पदार्थों से अथवा जटिल तकनीकों से बनाई जाती थी। हड़प्पा सभ्यता में जो चीजें पदार्थ नहीं पाई गई थी उसको दूर दराज के क्षेत्रों से मंगाते थे और खुद स्वयं बनाते थे, या तो कह सकते कि दूर के स्थलों से बहुमूल्य वस्तुओं को मंगाते थे, उसका खुद इस्तेमाल करते थे। इस प्रकार फ्योन्स क्या है, एक घिसी हुई रेत अथवा बालू तथा रंग और चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण को पकाकर बनाया गया पदार्थ के छोटे पात्र, और ये कीमती माने जाते थे क्योंकि इन्हें बनाना बहुत ज्यादा कठिन था। प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में शिल्प उत्पादन करने के कौन कौन से तरीके थे। शिल्प कार्य का अर्थ होता है कि शिल्प से जुड़े कार्य करना, जैसे मनके बनाना, शंख की कटाई करना, धातु से जुड़े काम करना, मुहरे बनाना, बाट बनाना। और चहुंदड़ो ऐसी जगह थी जहां के लोग लगभग पूरी तरह से शिल्प उत्पादन के कार्यों में जुड़े रहते थे। चहुंदड़ों में कुछ ऐसी चीजें मिली है जिससे पता चलता है कि यहाँ के जो लोग थे वो शिल्प उत्पादन बड़े पैमाने पे किया करते थे। हड़प्पाई मोहर काफी मात्रा में पाई गई है। इससे ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं जो शिल्पकृत जो व्यक्ति होते थे इन वस्तुओं से बहुत सारी चीजें बनाते थे। यानी हम बात करते हैं कि धातु से जुड़े ये काम करते थे, मुहरे बनाते थे, बाट बनाते थे। हड़प्पाई लोग कांसे का प्रयोग अत्यधिक करते थे। कांसा तांबा टीन को मिलाकर बनाया गया था। मैंने पहले भी आपको बताया था कि तांबा और टीन को मिला देने से एक नई धातु का उत्पन्न होता है, उसका नाम है कांसा। हड़प्पा सभ्यता में मनके कैसे बनाए जाते हैं बच्चों? बहुत ही आसान है। मनके सेलखड़ी नामक पत्थर से बनाए जाते हैं। मनके कार्लियन नामक पत्थर से भी बनाए जाते हैं। मनके जैस्पर नामक पत्थर से भी बनाए जाते हैं। मनके तांबे के भी बनाए जाते हैं। मनके सोने के भी बनाए जाते हैं। मनके कांसे के भी बनाए जाते हैं। इन मनकों का प्रयोग मालाओं में किया जाता था तथा ये बहुत ज्यादा सुंदर होते थे। मनके हड़प्पा सभ्यता की एक मुख्य सभ्यता मानी जाती है। अब बच्चों हमें बात करना है कि हड़प्पा के जो लोग थे माल प्राप्त करने के तरीके, यानी हड़प्पा के जो लोग थे वो माल कहाँ से प्राप्त करते थे। तो यहाँ पे बताया जाता है कि शिल्प उत्पादन के लिए कई प्रकार के कच्चे माल, ऐसी मिट्टी, पत्थर, लकड़ी, धातु आदि बाहर के क्षेत्रों से मंगवाते थे। इन वस्तुओं के मंगवाने के परिवहन साधन में बैलगाड़ी, स्थल मार्ग के लिए, जबकि सिंधु अथवा उसके उपनदियों के अगल बगल बनी नदियों का भी मार्ग का प्रयोग करते थे। तो जैसा कि अभी मैंने जस्ट बताया कि माल ये कहाँ से प्राप्त करते थे, सुदूर के क्षेत्रों से, अलग अलग क्षेत्रों से बहुत कच्चे मालों को ये मंगाते थे बड़े पैमाने पे। और बच्चों आप इसको थोड़ा डिलीट कर दीजिएगा, ये पढ़ते लिखा गया है, मैं इसे काट देता हूँ। और ये उपनदियां होंगी। ठीक है, तो जैसा कि हम बात करते हैं कि आयात की जाने वाली वस्तुएं, मंगाई जाने वाली वस्तुएं, टीन कहाँ से मंगवाते थे? ये अफगानिस्तान, पर्सिया अफगानिस्तान, कॉपर खेतड़ी राजस्थान, सिल्वर ईरान अफगानिस्तान से, गोल्ड ईरान अफगानिस्तान, दक्षिण भारत यानी कर्नाटक से मंगवाते थे। नील रतन कहाँ से मंगाते थे? अफगानिस्तान से मंगाते थे। ये कुछ माल प्राप्त करने के तरीके थे, और जो कि शिल्पकृत जो व्यक्ति होते थे इन कच्चे मालों को इकट्ठा करके बड़े पैमाने पर बहुत सारी चीजें बनाते थे और इसे बड़े पैमाने पर भी बेचा करते थे। और कुछ ऐसी वस्तुएं थी जो कि दुर्लभ
अलग होती थी, जिसमें अत्यधिक श्रम लगता था, जैसे फेयंस बताया है। तो फेयंस को भी ये अच्छे तरीके से बनाते थे, उसमें अत्यधिक श्रम लगने के बावजूद ये बड़े दामों पर बेचा करते थे। तो प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं कि सुदूर क्षेत्रों से संपर्क की तांबा अरब पर्याय द्वीप के दक्षिण पश्चिम छोर पर स्थित ओमान से भी लाया गया है। कि ओबामी तांबे और हड़प्पाई पुरा वस्तुओं दोनों में निकल के अंश मिले हैं। अब देखो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि ओमानी तांबे और हड़प्पाई पुरा वस्तुओं में दोनों में क्या पाए गए, निकल के अंश मिले हैं, और जो दोनों के साझे उद्भव की ओर संकेत करते हैं। तो ये हम बात करते हैं ओमानी, यानी एक घड़े टाइप का है, मटके टाइप का है। तो इसमें कुछ चित्रें दिखाई जा रही है। संपर्क के और भी संकेत मिलते हैं कि ये एक विशिष्ट प्रकार का एक पात्र या एक बड़ाई हड़प्पाई मर्तबान था। नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये क्या है, एक बहुत बड़ा मर्तबान है हड़प्पाई, जो कि ये काली मिट्टी से बनाया गया था और एक मोटी परत चढ़ाई गई थी। ओमानी स्थलों से इसे लाया गया था। मेसोपोटामिया के स्थलों से मिले हमें तांबे के निकल के अंश भी मिले हैं, और लंबी दूरी के संपर्कों की ओर संकेत करने वाली अन्य पुरातात्विक खोजों से हड़प्पाई मोहर, बाढ़, पासे, मनके भी शामिल है। यानी हम कह सकते हैं कि मेसोपोटामिया हड़प्पा सभ्यता के बीच में व्यापार के संबंध बहुत ही अच्छे थे। तो प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं कि हड़प्पाई लिपि की कुछ विशेषता बताइए। ये लिपियां दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। जो हड़प्पा के जो लोग थे अपनी लिपियों का इस्तेमाल बहुत अच्छी तरीके से करते थे। ये जो लिपियां थी ये दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। ये लिपि चित्रात्मक लिपि हुआ करती थी, यानी चित्र वाली। ये लिपि में 375 से लेकर 400 चिन्ह पाए गए हैं। इस लिपि को आज तक नहीं पढ़ा गया है, ना ही इसे समझा गया है। यह एक रहस्यमयी लिपि थी, और इसी के कारण हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पाती है। अगर आज के मौजूदा समय में अगर हमने हड़प्पा की लिपियों को पढ़ लिया, तो उसके अर्थ को समझ लिया, तो कहीं ना कहीं हड़प्पा सभ्यता की जानकारी विशेष रूप से भारत को हो सकती है। लेकिन हम असमर्थ हैं, क्योंकि हड़प्पा की लिपियों को आज तक विद्वान नहीं समझ पाए हैं। मुहरों और मुद्रांकनों का प्रयोग लंबी दूरी के संपर्क को सुविधाजनक बनाने के लिए किया जाता था। सुदूर भेजे जाने वाले वस्तुओं के थैलों को बांधकर उसकी रस्सी की मिट्टी लगाकर मोहरों से मुद्रांकित कर दिया जाता है। कई बार क्या था कि जब लोगों को जब एक गठरी दे दी जाती थी, पैसों का जो थैला होता था उसके ऊपर स्टैंप लगा दिया जाता था, ताकि वो व्यक्ति इसके साथ छेड़खानी ना कर सके, जिससे भेजने वाले की पहचान हो जाती थी कि वस्तु सुरक्षित है और अन्य स्थानों तक पहुंचा दिया गया है। तो जैसा कि आप प्यारे बच्चों यहाँ देख सकते हैं, कुछ यहाँ पे लिपियां हैं जो कि अभी तक नहीं पढ़ी जा सकी, और ये कुछ मोहरे हैं जो कि थैलों के ऊपर लगाया जाता था। यानी जो थैला था वो मुद्राओं वाला थैला था। बच्चों, अब हमें पढ़ना है हड़प्पा सभ्यता में धार्मिक जीवन पद्धति कैसी थी। तो यहाँ के जो लोग थे मात्र देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। शिव परम पुरुष की आराधना करते थे। शिव या परम पुरुष की आराधना करते थे। वृक्ष और पशु की भी ये पूजा करते थे, यहाँ तक कि लिंग की भी ये पूजा करते थे। सिंपल सी बात बताई जाती है कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान, यानी हम बात करें हड़प्पा सभ्यता में जब खुदाई के दौरान हमें नटराज की मूर्ति मिली है। इससे पता चलता है कि हड़प्पा के जो लोग थे वो कहीं ना कहीं देवी देवताओं पर विश्वास रखते थे और लिंग की पूजा करते थे, यानी शिव की भी पूजा करते थे। आइए बच्चों, अब हम लास्ट टॉपिक को पढ़ते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे। तो सिंपल सी बात बताई गई है, जलवायु परिवर्तन। जलवायु में परिवर्तन आया, प्राकृतिक आपदाएं आई, भूकंप, अकाल, महामारी, बाहरी आक्रमण यानी आर्य जाति के आक्रमण द्वारा यह सभ्यता पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी थी। तो अब हम बात करते हैं कि कनिंघम का भ्रम। एक अंग्रेज ने कनिंघम को एक क्या दे दी थी, हड़प्पाई मोहर दी। उन्होंने मोहर पर तो ध्यान तो दिया ही था, पर उन्होंने उसे ऐसे कालखंड से दिनांकित करने का असफल प्रयास किया जिससे वे परिचित थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि कई और लोगों की तरह उनका मानना था कि भारतीय इतिहास का प्रारंभ गंगा घाटी में पनपे
पहले शहरों के साथ हुई थी, लेकिन ये बातों को व्यक्त नहीं किया जाता, इनकी बातों को नकार दिया गया और पता चला कि हड़प्पा की जो मोहरें पाई गई थी वो बड़े पैमाने पे कहाँ पाई गई थी, तो सिंधु नदी के किनारे पाई गई थी। तो अब मैं आपको बता देता हूँ हड़प्पा सभ्यता को कितने नामों से जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता को देखते हैं कितने नामों से जाना जाता है। एक हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है, दूसरा कांस्य युगीन की सभ्यता, सरस्वती सभ्यता, इंडस वैली सभ्यता। इन सभ्यताओं को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। इसके 3-4 नाम हैं जो कि आपको याद रखने हैं। तो जैसा कि बच्चों आपको समझ आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों, आपको ये टॉपिक बहुत अच्छा लगा होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इसे बहुत अच्छे से समझा होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं।